हेलो गाइस, आप देख रहे हैं होम स्टडी पॉइंट बाय योगेश सर। और आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एंड रिसोर्स का लास्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इसका अर्थ बेरोजगारी होता है। और खासकर के इसमें देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इज कंडीशन वेयर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट ए गोइंग वेजेस कांट फाइंड जॉब। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी उसकी जो प्रचलित मजदूरी है, जो चलन में जो मजदूरी है, उस मजदूरी के एवज में वह काम करने तैयार है, लेकिन फिर से कोई काम नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी दिया जा रहा है, जो भी सामान्य मजदूरी पर भी वह काम करने के तैयार है, लेकिन उसको वह काम नहीं मिल रहा है, तो वैसा कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और हम देखते हैं कि वर्कफोर्स यानी कि जो भी कार्य करने, जो कार्यशील वर्ग है, उसमें सरकार ने आपको 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष निर्धारित किया है। यानी कि जब सेंसस होता है तो इतने बीच के आयु वाले वर्गों को जो है वर्क फोर्स में चुना गया है कार्यशील वर्ग के रूप में। और सवाल है कि इसमें भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है लायबिलिटी, दूसरा एसेट होता है। क्योंकि इससे जो आप कम 15 से कम उम्र के बच्चे हो गए या आपको 59 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ओल्ड एज हो गए, उन्हें हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन मूल रूप से लायबिलिटी वो व्यक्ति होते हैं जो इस एज वर्ग के हैं लेकिन वह अनएम्प्लॉयड है। वह एक तरह से आपको लायबिलिटी के रूप में है, भार स्वरूप होते हैं देश की इकोनॉमी पे, आपको परिवार की। जैसे परिवार में ही बहुत लोग होते हैं कि एक दो बच्चे होते हैं जो कमाने वाले होते हैं और 4-5 होते हैं बैठ के खाने वाले होते हैं। तो वैसे बच्चे जो कि बैठ के खाने वाले होते हैं, उनका जो है एक तरह से वह परिवार की इकोनॉमी पे ओवरलोड की तरह होते हैं। तो वो क्या होता है कि आपको लायबिलिटी नहीं कहते हैं। और जो कमा रहे हैं, पढ़ लिख के शिक्षित हुए हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनका आपको फैमिली के विकास में कॉन्ट्रीब्यूट है, तो वो एसेट कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे जिनको काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उन्हें अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हाउस वाइफ कांट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, लेकिन एक हाउस वाइफ को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं क्योंकि शी डज नॉट हैव विलिंग टू वर्क आउटसाइड, क्योंकि उन्हें बाहर काम करने की इच्छा नहीं होती, भले वो घर में दिन रात काम करे और उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं होता है। और उन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्हें काम करने की इच्छा है ही नहीं, तो बाहर वो काम नहीं मिल रहा है। इट मींस वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे क्योंकि उन्हें बाहर काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि आपको रूरल एरिया और अर्बन एरिया दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे हम मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। जैसे कि व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। अब देखिए हमें सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग और सीजनल वर्क्स इन द रूरल एरिया। ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर पे आधारित बहुत सारे कार्य हैं, जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग ये सब हो गया। तो ये सब काम एक खास मौसम में होता है। तो उसके बाद जो समय बचता है, यानी कि वर्ष के जो और कई महीने होते हैं, उनमें किसानों को बेरोजगार रहना पड़ता है। यानी कि सीजनल जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट है वो खास करके आपको एग्रीकल्चर फील्ड में आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को नजर आता है। ठीक है, अब हम दूसरा बोलेंगे कि रूरल एरिया में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता है, छिपी बेरोजगारी। जैसे कि इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट people are able to be employed but they do not add contribution in production। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन में कोई खास योगदान नहीं होता है। जैसे एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं और वहाँ पे मान लिया बहुत, जैसे वहाँ पे 5 व्यक्ति का काम करने का होता है, वहाँ पे 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन इतना ही होता है कि 5 व्यक्ति की मेहनत से ही प्रोडक्शन उतनी बराबर होता है, 8 व्यक्ति भी काम करते हैं तो प्रोडक्शन उतना ही होता है। इट मींस 3 व्यक्ति जो है वह दे आर कंसीडर्ड एज ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो 3 व्यक्ति जो है वह छिपी बेरोजगारी का काम कर रहे हैं, जबकि 5 व्यक्ति में ही एक समान प्रोडक्शन हो रहा है जितना कि 8 व्यक्ति में होता है। और यह भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में नजर आता है क्योंकि उसके परिवार के सारे सदस्य एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं, छोटे से पीस ऑफ लैंड में लगे रहते हैं या बड़े पीस ऑफ लैंड में लगे रहते हैं। प्रोडक्शन में कोई खास अंतर पड़ता नहीं है, जितना उचित व्यक्ति मजदूर या श्रम की आवश्यकता होती है उतना ही उसमें काम आते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेटेड सेक्टर में। अब हम अर्बन एरिया खासकर शहरी क्षेत्रों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कैसा स्वरूप है, तो वह एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित बेरोजगारी। जैसे मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति को अगर कोई काम नहीं मिल पाता है तो वो भी शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो है वोकेशनल डिग्री या प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होना, टेक्निकल स्किल्स नहीं होने की वजह से वो लोग शहरी जो है वो बेरोजगार होते हैं। शहरी जो एजुकेटेड जो है
अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिकुलेशन, भारत में जो है मैट्रिकुलेशन स्तर पे जो है शिक्षित बेरोजगारी कम देखी जाती है, और खासकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है स्तर पे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि जब लोग व्यक्ति इतनी उच्च शिक्षा ले लेते हैं खासकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो लोग जो है काम करने से जो है थोड़ा सा पीछे हटते हैं कोई भी किस तरह से काम, और खास करके वह फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हैं। जब तक उसको मन लायक डिजायरेबल जॉब, उनका मन लायक जॉब नहीं मिलता है तो वह ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, यानी कि टेक्निकल स्किल्स जो है कमी होने की वजह से भी लोग को सही जॉब नहीं मिल पाता है। और खास करके जो टेक्निकल स्किल्स होने के बावजूद बहुत लोग जो है ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं, खासकर एजुकेटेड एम्प्लॉयड, क्योंकि वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं करते। जिनका उतना पोटेंशियल होता है, जितना उनको इनकम आना चाहिए, जितने स्तर पे उनको होना चाहिए, उतना नहीं होते हैं। तो यह भी एक प्रकार की आपको शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। अब बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं यह जो है बहुत बड़ा समस्या खड़ा करता है। अब यहाँ हम देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है मानव जो शक्ति है उसका और मानव शक्ति संसाधन का ह्रास करता है, बर्बादी है। इसलिए सरकार जो लगातार प्रयास करती है कि एजुकेशन के माध्यम से या स्वरोजगार बढ़ाने के माध्यम से लोगों को जो है आपको एम्प्लॉय करे, बेरोजगारी को खत्म करे और रोजगार दे। सरकार का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो है व्यापार परक काम करे और रोजगार परक काम को बढ़ावा दे। अब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू द इकोनॉमिक ओवरलोड। अब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर किसी देश में अगर लायबिलिटी की संख्या बढ़ रही है, एसेट की संख्या कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमी पे वह ओवरलोड हो रहा है, यानी कि वह जो है देश पे बोझ बन रहा है और देश की इकोनॉमी को कहीं कहीं डिग्रेड करेगा, वह नीचे ले जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जिनका की बेयर सब्सिस्टेंस लेवल जो होता है, यानी कि वैसे फैमिली जिनका की इतना ही कमाई होता है कि वह मुश्किल से खा सकें, तो वैसे परिवार में क्या होता है आपको डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, यानी स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या, यानी बच्चे एडमिशन लेते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं, वह वैसे ही परिवार में होता है जिसका की कमाई जो होता है, लिविंग जो होता है, ओनली सब्सिस्टेंस लेवल, इतना ही कमाते हैं कि वह केवल खा सकें। और ऐसे ही बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल एडमिशन लिया और फिर छोड़ दिया। एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की मतलब विकास के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा निर्धारक है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो अर्थव्यवस्था जो है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादा आपका विकास करेगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा कम है। अब जैसे इंडिया जैसे यहाँ पे जो है खासकर जो व्यक्ति काम करते हैं वह फुल पोटेंशियल्स नहीं, जितनी क्षमता है उसके अनुरूप कोई काम नहीं करते हैं। अगर उनको थोड़ा भी जॉब मिल गया, somehow they will manage their life, they do not try for the better, ठीक है। यानी जितने उनके फुल पोटेंशियल्स हैं और उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर होकर वह 5,000, 10,000, 20,000 में काम करने तैयार होता है, जबकि वह जानता है कि वह 50,000 भी कमा सकता है। इसलिए फुल पोटेंशियल से काम नहीं करना का एक प्रकार का जो है इट्स अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, कि अगर कोई व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करे तो वह एक प्रकार की बेरोजगारी मानी जाएगी। तो हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है एग्रीकल्चर, और खास करके यहाँ जो है पीपल हैज टू मूव टू द सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। जैसे पहली बता दी कि एग्रीकल्चर में जो छिपी बेरोजगारी हो गया या सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसी समस्या बनी रहती है। तो इसलिए अब क्या है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको छोड़ के लोग किसी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं लोगों को। और आज देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीयक क्षेत्र में खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वह जो है धीरे धीरे मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग बन रहा है, यानी कि यहाँ जो है लेबर्स की संख्या जो है ज़्यादा यूज हो रही है, यहाँ पे लेबर को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया या हैंडलूम, पावर लूम, ऐसे छोटे छोटे उद्योग हो गए। अब टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जिसका ग्रोथ है, जिसका भविष्य ज़्यादा उज्ज्वल है, टर्शियरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे सर्विसेज होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, मेडिकल, टीचिंग, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। और उसी में जो उभर के और अन्य क्षेत्र आया है उसमें है आपको बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो गाइस यह आपका पीपल एंड रिसोर्स का जो चैप्टर एंड हो गया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एवं अगर कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।